Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is Mohammad Noman here. आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी से थर्ड चैप्टर द सेल से नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राइबोसोम। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन को डिटेल से डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम राइबोसोम को डिटेल से डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 9 बायोलॉजी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो हमारे पास एक आज के जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम ये एक छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे दानेदार, जो कि सेल में या तो फ्रीली होंगे, मतलब सेल में फ्रीली तौर पे पड़े होंगे, आज़ादाना हरकत कर रहे होंगे, आज़ादाना तौर पे पड़े होंगे, या तो ये किसी न किसी चीज़ के साथ ये अटैच होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप ये हमारे पास एक सेल है बड़ा, प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल समझ लें आप इसको, यूकेरियोटिक सेल। तो इसके जैसा कि आप जानते हैं कि इसके दरमियान में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इसके इस साइड पे क्या होंगे, इसके ये चीज होगी इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हम इसकी भी टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की दो टाइप्स होते हैं, SER और RER, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपके पास राइबोसोम्स होंगे, ये राइबोसोम, ये छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर, ये तो या सेल में ऐसे आजादाना तौर पे पड़े होंगे फ्रीली, ठीक है, ऐसे इस शक्ल में होंगे या राइबोसोम, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये यहाँ पे ये अटैच होंगे ये, या फिर ये यहाँ पे जुड़े होंगे। तो ये दो ही इसकी सेल में जगह है जहाँ पर राइबोसोम मौजूद होंगे। तो जैसे कि अगर मैं राइबोसोम को बनाना चाहूँ कि राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास मैं यहीं पे बना रहा हूँ कि ये सब यूनिट हो गया और दूसरा ये सब यूनिट हो गया। ये बस बना समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। और ये दोनों जो सब यूनिट हैं राइबोसोम के, ये आपस में जिस चीज से मिलके बने होते हैं उसका नाम है मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, कि आपस में जो छोटा यूनिट्स है और ये बड़ा यूनिट है, ये किस तरह किस जरिए आपस में मिले होते हैं, मैग्नीशियम आयन के जरिए आपस में ये जुड़े होते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना लूं, जैसे कि ये हमारे पास एक यूनिट हो गया और ये दूसरा यूनिट हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मौजूद होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो लार्ज होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो स्मॉल होगा। मतलब क्या कि जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम होंगे वो लार्जर होंगे देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। तो ये जो यूकैरियोटिक आपके पास राइबोसोम है, ये ATS का होता है, ATS का। और जबकि ये है यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है ये आपके पास ATS का होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक, ये मैं प्रोकैरियोटिक दूसरा बना रहा हूँ, जो कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो एक तो इससे छोटा भी होगा, और वो ये प्रोकैरियोटिक है आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये आपके पास 70S का होगा। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि ये S क्या चीज है। यहाँ पे भी S इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी S इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अभी आप फिलहाल
यूकेरियोटिक राइबोसोम को ही ज़हन में रखें कि ये एटीएस क्या है। वैसे तो ये जो एस है, ये वाला एस, ये एस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, ये उसको ये शो करता है, एस एस जो उसका यूनिट है। अब ये एस यूनिट क्या है? ये एक किस्म के जैसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक प्रोसेस होता है, जिसमें जैसे कि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसमें ना एक ट्यूब ली जाती है ऐसे, ये एक ट्यूब ली जाती है ऐसे, इस शक्ल की ट्यूब। अब उसमें सेल ऑर्गेनेल्स को डाला जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अ, गोल्जी अपरेटस हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी राइबोसोम्स हो गए और भी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उनको इस ट्यूब में डाला जाता है। तो जो जिस स्पीड से नीचे गिरता है, सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट कोफिशिएंट का प्रोसेस होता है, उसी स्पीड को हम एस का नाम देते हैं। मतलब जो रफ्तार है वो यहाँ पे वही एस है। अब जैसे कि अब जब राइबोसोम को इसके नीचे गुजारा गया या इसके अंदर डाला गया, तो ये जितनी स्पीड से नीचे की तरफ बैठ गए यहाँ पे आके, जितनी स्पीड की तरफ, वो स्पीड क्या थी? 80s। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की कितनी थी? 70s। ठीक है। तो बाकी इसके सब यूनिट के भी है पड़ी, जिस जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, इसकी 80s है, उसकी भी 40s है और इसकी 60s है। कि जैसे कि इसकी हमारे पास कितनी होगी? 40s, और ये हमारे पास होगा 60s। अब ये ना समझ लीजिएगा कि ये 40 और 60 तो 100 होते हैं, तो आपने 80s क्यों लिखा? कि ये इसकी अलग है कि जब छोटे राइबोसोम के छोटे सब यूनिट को जब इस ट्यूब में डाला जाता है, तो जिस स्पीड से नीचे जाके वो बैठता है, उस स्पीड वो उसकी स्पीड जो है वो है 40s। जबकि बड़े सब यूनिट को जब ट्यूब में डाला जाता है, सेडिमेंट कोफिशिएंट का प्रोसेस होता है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 60 की। तो जब पूरे राइबोसोम को जो कि यूकेरियोटिक में पाया जाता है, उसको जब ट्यूब में डाला जाता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 80s। तो उम्मीद है आपको एस के बारे में समझ आ गई होगी। तो ये है इसका प्रोसेस। और इसके अलावा ये अगर हम देखें कि इसकी फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, इसकी फॉर्मेशन की तरफ हम आए, फॉर्मेशन कि ये जो राइबोसोम है, ये बनते कहाँ से हैं? यहाँ पर तो आ गए कंप्लीटली तौर पे आए ना हमारे पास, यहाँ पे भी राइबोसोम थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह भी हमारे पास राइबोसोम थे, लेकिन ये आए कहाँ से? ये हमने न्यूक्लियस में जब टॉपिक था, लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है, डार्क स्टेन एरिया, जिसको हम नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस को उसको हम नाम देते हैं। इसके अंदर डार्क स्टेन एरिया होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस। अब इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, और प्लस इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है इसके अंदर। ठीक है। तो जिसकी बेस पे ये जो आपके पास राइबोसोम्स हैं, ये यहाँ से बनते हैं, और जब बनने के बाद ये सेल में फ्रीली तौर पे पड़े रहते हैं, आजादाना तौर पे हरकत करते रहते हैं, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक आर पर आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है। तो मतलब इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई? इसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस से हुई, न्यूक्लियोलस। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन। आगे इसकी बात आती है, इसके राइबोसोम के आगे जो इसके फॉर्मेशन से आगे जो हम पढ़ेंगे, वो इसकी है फंक्शन। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है राइबोसोम? इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन जो है बेसिकली वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मतलब क्या? ये प्रोटीन को बनाता है। अब जैसे कि प्रोटीन को बनाने के लिए आपके पास डीएनए का होना लाजमी है, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये हम इसको भी आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए होगा, जिसको आप ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस पढ़ते हैं आप,
जिसके बाद प्रोटीन बनती है। तो ये जब इसको कमांड करेंगे राइबोसोम को, तो राइबोसोम्स के ऊपर मतलब ये हमारे पास राइबोसोम है ना, तो ये राइबोसोम और इस साइड पे एमाइनो एसिड जो होंगे वो आपस में ऐसे बॉन्ड बनाते जाएँगे और वो जुड़ते जाएँगे ऐसे। ये चीज़ ऐसे इसको बनाते जाएँगे और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं प्रोटीन का, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोटीन का हमारे पास एक फंक्शन बन गया कि किस तरह से प्रोटीन इसके डीएनए के अंदर सॉरी राइबोसोम के अंदर ये प्रोटीन किस तरह से ये बनती है। और जब ये राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट आपस में मिलते हैं, जब इन्होंने प्रोटीन बनानी हो, तो जब ये काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, जब ये प्रोटीन ये बना लेते हैं, तो फिर यही दोनों जो सब यूनिट हैं, ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने राइबोसोम को डिटेल से डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और उसमें हमने उसके स्प्रेडबर्ग के यूनिट को देखा और इसके अलावा हमने इसकी कंपोज़िशन देखी और इसके अलावा इसके हमने इसकी फ़ॉर्मेशन देखी और इसके एंड में लास्ट में हमने इसके फ़ंक्शन देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।